हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की होने वाली है। सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में इसका नाम है भारतीय संविधान का परिचय। देखिए, अगर आपके पास ये बुक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इन वीडियोस के माध्यम से हम फुल बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर करेंगे। एंड देखिए, इसका ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर भी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरी अगेन नेक्स्ट वीडियो आए आप उसे देख पाएँ अपने एग्ज़ाम से पहले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। चलिए, हम लोग बिना देरी करे स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपको इन सभी की सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ रीड आउट करने हैं इन नोट्स को, तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, यानी ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूँगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आपके विचार में भारतीय संविधान किस प्रकार से कठोर एवं सर्वोच्च है। यानी आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है वो किस प्रकार से कठोर भी है और सर्वोच्च भी है, ये आपको बताना है। चलिए परिचय से देखेंगे। भारतीय संविधान को एक अद्वितीय दस्तावेज माना जाता है, जो न केवल देश की शासन व्यवस्था को निर्देश करता है, बल्कि इसकी सर्वोच्चता और कठोरता इसे विशेष बनाती है। यानी देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है वो एक अद्वितीय दस्तावेज है, क्योंकि एक तो इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, क्योंकि विश्व में ऐसा संविधान और किसी का नहीं है। और ये ही जो इसकी सर्वोच्चता है, इसे कठोरता और जो वो सर्वोच्चता है वो प्रदान करती है। संविधान की कठोरता और सर्वोच्चता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे संविधान की कठोरता और सर्वोच्चता को दर्शाती हैं। चलिए देखेंगे। पहले हम देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता, किस तरह से हमारा जो भारतीय संविधान है वो सर्वोच्च है, ये देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसके अंतर्गत संसद, राज्य विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी बंधे हुए हैं। यानी देखिए, हमारा जो संविधान है वो सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत संसद, राज्य विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी बंधे हुए हैं। और देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है इसके अंदर ही जो संसद है, राज्य विधानसभा है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये सभी बंधे हैं। यानी इसी के अंदर, यानी हमारे संविधान के अंदर ही ये सारे आते हैं। कोई भी कानून, नीति या कार्य जो संविधान के विरुद्ध होता है उसे असंवैधानिक घोषित किया जाता है। यह सिद्धांत न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से लागू होता है। यानी देखिए, अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो हमारे कानून के, या ये कहूँ जो हमारे जो संविधान है उसके खिलाफ है, तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को संविधान की रक्षा के अधिकार देता है, और जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है वही हमारे संविधान की रक्षा करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा संविधान की कठोरता, किस तरह से हमारा संविधान कठोर है। इसमें आप लिखेंगे भारतीय संविधान को ना तो पूर्ण रूप से कठोर कहा जा सकता है और ना ही पूर्ण रूप से लचीला। यानी हमारा जो संविधान है ना तो पूरी तरीके से कठोर है और ना ही लचीला है, लेकिन इसमें संशोधन की प्रक्रिया कई मामलों में कठोर है। लेकिन इसमें जो चेंजेस की प्रक्रिया यानी संशोधन की प्रक्रिया है वो कई मामलों में हम कठोर कह सकते हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कुछ संशोधनों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। देखिए, हमारा जो अनुच्छेद, संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, अगर हम उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं। जैसे कि पहला आप लिखेंगे, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत, यानी अगर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत है तभी चेंजेस हो सकते हैं। दूसरी शर्त होती है साथ ही राज्य की आधी विधानसभा की सहमति, यानी जो राज्य की आधी विधानसभा है वो सहमत होनी चाहिए तभी चेंजेस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन, संघ और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण आदि में संशोधन करना कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि हम राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ और राज्य के बीच जो शक्ति है, ऐसे जो मुद्दे होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते इजीली। अब हम देखेंगे संविधान के प्रावधानों की रक्षा का तंत्र, किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे संविधान ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की है जो संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है। यानी ये जो है, ये संविधान की जो न्यायपालिका है उसकी व्यवस्था की है जो संविधान की जो सर्वोच्चता है उसको सुनिश्चित करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि हमारा 1973 के है। यह निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता। और देखिए ये जो केस है ये आपने 10th-12th में भी पढ़ा होगा, क्योंकि 12th की बुक्स में भी है, जिसमें ये बताया गया था कि जो संविधान की मूल संरचना है, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लिखित और विस्तृत स्वरूप किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, यानी हमारा जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा पूरी तरीके से दिखता है। अनुच्छेद 245 और 263 जो इसकी कठोरता को दर्शाते हैं, क्योंकि इसके बदलना सरल नहीं है। यानी ये जो हमारे अनुच्छेद हैं ये इसकी कठोरता को बताते हैं, क्योंकि इन्हें चेंज करना सरल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस प्रकार भारतीय संविधान अपनी सर्वोच्चता द्वारा देश के सभी संस्थानों को निर्देशित करता है, और इसकी संशोधन प्रक्रिया कई मामलों में कठिन होने के कारण इसे कठोर भी कहा जा सकता है। यानी ये जो है ये कई जो संस्थान हैं उनमें चेंजेस करता है, और संशोधन प्रक्रिया जो है वो कठोर होने के कारण हम इसे कठोर भी कह सकते हैं। ये संविधान भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, क्योंकि हमारा जो पूरा भारतीय लोकतंत्र है हमारे संविधान पर ही डिपेंड है, जिसकी दृढ़ता और मजबूती ने देश की एकता, अखंडता और विविधता में एकता को बनाए रखा है। और इसी की वजह से जो हमारी एकता है, अखंडता है और विविधता में एकता है उसको बनाए रखा है। अगर हमारा भारतीय संविधान लचीला और कठोर ना होता तो शायद हमारा जो आज का देश है वो ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का वर्णन कीजिए। यानी जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो मूलभूत ढांचा है वो किस तरह से है ये आपको बताना है। देखिए हमारी पूरी बुक ही संविधान के ऊपर है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम परिचय से देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा उसे ये स्थानीय ढांचे को दर्शाता है, जिससे संविधान संशोधन द्वारा भी बदला नहीं जा सकता। यानी जो भारतीय संविधान ढांचा है वो मूलभूत चीज़ों को दर्शाता है, यानी ऐसी चीज़ें जिसे संशोधन द्वारा भी चेंज नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत भारतीय न्यायपालिका द्वारा विकसित किया गया, विशेष रूप से केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक निर्णय में। यानी ये जो चीज़ करी गई थी ये इस मुद्दे के बाद में की गई थी 1973 में, ताकि ये चीज़ क्लियर हो सके कि हम संशोधन तो कर सकते हैं पर जो भारतीय संविधान की मूलभूत ढांचा है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे मूलभूत ढांचे के प्रमुख तत्व। यानी जो मूलभूत ढांचा है हमारा संविधान का उसके प्रमुख क्या क्या तत्व हैं। तो पहला हम देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता। किस तरह से हमारा जो संविधान है उसे सर्वोच्च माना गया है। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है और संसद या कोई अन्य संस्था इसके ऊपर नहीं है। यानी देखिए जो भी हमारा संविधान है, यानी देखिए हमारा जो संविधान है उसे ही सबसे ऊपर माना गया है। ना तो कोई संसद, ना ही कार्यपालिका, ना ही न्यायपालिका, कोई भी हमारे संविधान से ऊपर नहीं जा सकती। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। किस तरह से भारत एक प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है जिसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। जनता को अपने शासक चुनने का अधिकार है। यानी हमारा देश जो है वहाँ पर लोग ही, यानी जनता ही अपना जो शासक है उसको चुनते हैं, और ये पूरा अधिकार दिया जाता है जो कि हमारे संविधान द्वारा होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संघीय व्यवस्था। किस तरह से भारत एक संघ है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। यह संघीय ढांचा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, क्योंकि हमारे संविधान में ही केंद्र और जो राज्य की शक्तियाँ हैं उनका बंटवारा किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता। किस तरह से न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र है और यह संविधान की व्याख्या तथा रक्षण की भूमिका निभाती है। यह मौलिक अधिकार की रक्षा करती है। यानी न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है सभी से, चाहे वो कार्यपालिका हो या विधायिका हो, सभी से न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, और ये संविधान की जो संरक्षणता है, भूमिका है और जो उसकी स्वतंत्रता है उसकी जो रक्षा है वो करती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मौलिक अधिकार। किस तरह से संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार जैसे समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता,
इसके मूल ढांचे का अभिन्न हिस्सा है। क्योंकि देखिए हमारे जो संविधान है उसमें जो नागरिक हैं उनके लिए भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं। और भी अधिकार हैं कौन कौन से, ये आप मुझे बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता किस तरह से। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता। सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है। यानी राज्य अपने साइड से किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, सभी को एक समान मानेगा। ठीक है, यानी इसका सीधा सीधा मतलब है नेता किसी भी धर्म का हो बट वो अपने धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता। वो अपनी पर्सनल लाइफ में कर सकता है बट अगर वो प्रोफेशनली या फिर ये कहूँ पब्लिकली कर रहा है तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कानून का शासन किस तरह से। सभी नागरिक और राज्य समान रूप से कानून के अधीन है, यह सिद्धांत संविधान की नींव है। यानी सभी जो लोग हैं और राज्य हैं ये सभी कानून के ही अधीन है। यही जो सिद्धांत है ये भारतीय संविधान की एक तरह से नींव का काम करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संविधान की अखंडता और प्रभुत्वता किस तरह से। भारतीय संविधान की अखंडता और संप्रभुत्वता को हम देख सकते हैं। भारत की एकता और अखंडता बनाए रखना तथा इसकी संप्रभुत्वता को सुरक्षित रखना भी मूलभूत ढांचे का भाग है। यानी जो हमारा मूलभूत ढांचा है उसका ही ये भाग है कि भारत की जो अखंडता है और संप्रभुत्वता है उसको बनाए रखना, उसको सुरक्षित रखना। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा एक ऐसा ढांचा है जो लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल्यों की रक्षा करता है। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के जो मूलभूत ढांचा है उसी में लोकतंत्र हो गया, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, न्याय हो गया, ऐसे मूल जो सिद्धांत है या मूल जो तत्व हैं उन्हें रखा गया है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संविधान की आत्मा अक्षुण्ण रहे और संसद भी इन मूल तत्वों को समाप्त नहीं कर सके। यह भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि देखिए जो संसद है वो हमारे जो मूल तत्व हैं उनकी रक्षा करता है, ताकि जो संवैधानिक मूल्य है या ये कहूँ जो संवैधानिक मूल्यता है उसकी रक्षा हो सके और जो संविधान की मूल अवस्था है उसको बनाया जा सके। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। यानी मौलिक अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है ये आपको बतानी है। ठीक है, चलिए देखेंगे परिचय से मौलिक अधिकार क्या है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि आखिर मौलिक अधिकार क्या है। तो इसको देखेंगे, मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए हैं। क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को दिए हैं ताकि उसका समग्र विकास, गरिमा की रक्षा और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित किया जा सके। ताकि जो उसका विकास है, समग्र विकास है, गरिमा की रक्षा है और जो न्यायपूर्वक समाज है उसकी एक तरह से सुनिश्चित किया जा सके, ऐसा समाज बनाया जा सके। यह अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। यानी ये जो है भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। यह अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है और नागरिकों को राज्य के अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करती है। अगर ये अधिकार ना हो तो राज्य जो है वो लोगों पर अत्याचार करने लग जाएंगे। देखिए आपको पता होना चाहिए ये भारत संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं, प्रकृति। यानी जो मौलिक अधिकार हैं उनकी क्या क्या विशेषता है और उनकी प्रकृति कैसी है। तो हम पहले देखेंगे संवैधानिक गारंटी प्राप्त अधिकार। कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो संवैधानिक गारंटी प्राप्त अधिकार हैं। तो इसमें आप लिखेंगे मौलिक अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं और इन्हें एक कानूनी मान्यता प्राप्त है। राज्य इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, यानी राज्य द्वारा इन अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। बस कुछ ऐसे केस हैं जहाँ पर ऐसा हो सकता है, जैसे कि आपातकाल की स्थिति, उस टाइम पे जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें छीना जा सकता है, अदरवाइज कोई भी हमारे मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता। नेक्स्ट अब हम देखेंगे न्यायिक संरक्षण। न्यायिक संरक्षण किस तरह से, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे अगर कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन का अनुभव करता है तो वह सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 और 226 यानी 226 के तहत कि अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो डायरेक्ट उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के अधिकार किस तरह से। कुछ अधिकार राज्यों को हस्तक्षेप न करने का निर्देश देते हैं, जैसे स्थिरता का अधिकार, जबकि कुछ अधिकार राज्य से सक्रिय प्रयास की मांग करते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार। यानी देखिए कुछ अधिकार ऐसे हैं हमारे जो बिल्कुल भी इंटरफेयर करने से रोकते हैं राज्य को, जैसे कि हमारी स्वतंत्रता का अधिकार। अब मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है तो कोई भी सरकार आके ये नहीं कह सकती कि भाई तुम बोलो मत,
मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मेरे पास बोलने का अधिकार है, स्वतंत्र हूँ मैं, तो मैं बोल सकती हूँ। और कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसमें जो राज्य होती है उसका हस्तक्षेप ज़रूरी है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार। अब शिक्षा का अधिकार है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ही स्कीम नहीं निकालेगी तो जो गरीब लोग हैं वो कैसे एजुकेशन लेंगे? तो ऐसी चीज़ें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ अधिकार केवल नागरिकों को, कुछ सभी को। अब ऐसे कौन-कौन से हैं? जैसे भाषा, संस्कृत और शिक्षा से संबंधित अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। यानी जो हमारा भाषा हो गया, संस्कृत हो गया, शिक्षा हो गया, ऐसे अधिकार केवल केवल भारतीयों के लिए है। जबकि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सभी ही व्यक्तियों को मिलता है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो। यानी जो हमारा जीवन का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ऐसा जो अधिकार है वो सभी को मिलता है, चाहे वो हमारे देश का हो या विदेशी हो, चाहे वो शरणार्थी हो हमारे देश में या फिर आकर बस गया हो, तो उसे ये अधिकार दिए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे न्यायालय द्वारा व्याख्या योग्य। किस तरह से मौलिक अधिकारों की व्याख्या समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है, जिससे इनके बारे में विस्तार हुआ है। जैसे जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य, पर्यावरण, सम्मानपूर्वक जीवन, शिक्षा आदि को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सीमित प्रकृति। किस तरह से सीमित प्रकृति है? मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। राज्य जनहित, नैतिकता, सुरक्षा आदि के नाम पर इन पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। यानी देखिए ये पूरी तरह से पूर्ण नहीं है कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, बल्कि जो राज्य है वो जनहित के लिए, नैतिकता के लिए, सुरक्षा के लिए ऐसे मुद्दों के नाम पर जो हमारे अधिकार हैं उनको हनन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संवैधानिक संशोधन द्वारा परिवर्तनीय। किस तरह से संवैधानिक संशोधन द्वारा ये परिवर्तनीय है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे संविधान संशोधन के द्वारा इन अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे को प्रभावित नहीं किया जा सकता। जैसे कि केशवानंद भारती मामले में हुआ था कि हम चेंजेस कर सकते हैं पर मूलभूत ढांचे को बदल नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारभूत शिला है। यह न केवल नागरिकों की संरक्षण प्रदान करता है, बल्कि एक न्यायपूर्ण, स्वतंत्रता और समानतापूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यानी ये सिर्फ हमें स्वतंत्रता ही नहीं देता, बल्कि एक न्यायपूर्ण, स्वतंत्रता और समानता पूर्वक जो एक तरह से समाज होना चाहिए उसकी दिशा भी देता है। इसकी प्रकृति ऐसी है जो व्यक्ति और राज्य दोनों के बीच संतुलित बनाए रखती है तथा नागरिकों को सशक्त बनाती है। यानी नागरिकों को सशक्त बनाना और संतुलित बनाए रखना, ये भी इसकी प्रकृति है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। यानी जो हमारा संविधान है उसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस तरह से रोल निभाते हैं ये आपको बताना है। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे प्रस्तावना से। प्रस्तावना में आप लिखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। यानी भाग 4 में और जो अनुच्छेद 36 से 51 है उसके बीच में हमारे राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनके बारे में बताया गया है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य ऐसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण तैयार करना है जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर, न्याय और कल्याणकारी जीवन प्राप्त हो सके। यानी एक ऐसा समाज बनाना जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर हो, न्याय हो, कल्याणकारी जीवन मिल सके। इनकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है और जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये हमने आयरलैंड से लिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत की व्याख्या। किस तरह से हम नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या कर सकते हैं, तो पहले हम देखेंगे अर्थ और उद्देश्य। किस तरह से अर्थ और उद्देश्य, चलिए इसको देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत वह मार्गदर्शन सिद्धांत है जो सरकार को नीति निर्माण और शासन में सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्राथमिकता देने का निर्देश देते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है उसको इम्पॉर्टेंट माना जाता है। यह सिद्धांत कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता, परंतु इसका पालन करना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। यानी ये ऐसा नहीं है कि जैसे मौलिक अधिकार हैं उन्हें हम फॉलो करेंगे ही, बट इन्हें कोई भी बाध्य नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इन्हें फॉलो करें। लेकिन यह है कि राज्य से ये उम्मीद की जाती है कि हाँ राज्य इसके लिए नीतियाँ बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे लक्ष्य कल्याणकारी राज्य। किस तरह से इस सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी
गारंटी मिले। यानी एक ऐसा राज्य बनाना, ऐसा भारत बनाना जहाँ हर व्यक्ति के पास रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, शिक्षा हो और स्वास्थ्य की गारंटी दी जा सके कि हाँ, हर व्यक्ति को ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। अब हम देखेंगे प्रमुख नीति निर्देशक सिद्धांत। ऐसे कौन कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो पहला हम देखेंगे समानता और गरीबी उन्मूलन, जो कि हमारा अनुच्छेद 39 में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, जो कि हमारा अनुच्छेद 45 में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा न्याय संगत मजदूरी एवं श्रमिकों के अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 43 में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य और पोषण का संरक्षण, जो कि हमारा अनुच्छेद 47 में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा न्यायपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की नीति, अनुच्छेद 51 में दिया गया है। देखिए ये सारे ही आपको जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो पता होने चाहिए, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, आगे अब हम चलेंगे। आगे है हमारा न्यायपालिका की भूमिका। न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? इसमें आप लिखेंगे भले ही यह सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कई बार इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की व्याख्या में शामिल किया है, जैसे मेनका गांधी मामला, ओल्गा टेलिस मामला। ये देखिए जो हमारा न्यायालय है वो इसको लागू नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कई बार न्यायालय ने इन्हें मौलिक अधिकारों के साथ व्याख्या करने की कोशिश की है। किस तरह से? इन मामलों में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संविधान संशोधन द्वारा सशक्तिकरण। किस तरह से जो संविधान संशोधन द्वारा इसमें सशक्तिकरण किया गया है? इसमें आप लिखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इन सिद्धांतों को और अधिक महत्व दिया गया और राज्य के लिए इनका पालन कर्तव्य के रूप में घोषित किया गया, ताकि राज्य जो है वो इनका पालन कर सकें और इन्हें इम्पॉर्टेंट भूमिका दे सकें। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की आत्मा है, जो देश को सामाजिक और आर्थिक न्याय की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक रूप से देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये भले ही न्यायालय में लागू योग्य नहीं है, परंतु सरकारों को नीति निर्माण में इनका पालन करना आवश्यक है, ताकि जो सरकार है वो इन्हें फॉलो कर सके, ताकि भारत एक समानता, समृद्धि और न्याय आधारित समाज बन सके, ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो सुव्यवस्थित हो सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वास्तविक कार्यपालक के रूप में प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्ति की विवेचना कीजिए। यानी जो वास्तविक कार्यपालक होता है उसके रूप में प्रधानमंत्री जो है उसकी शक्तियों और जो कार्य है उसके बारे में बताना है, क्योंकि जो वास्तव में कार्य करता है वो प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्रपति एक तरह से नामात्र का ही व्यक्ति होता है, वो कोई कार्य नहीं करता। अब हम देखेंगे किस तरह से प्रस्तावना में आप लिखेंगे भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालक माना जाता है, जबकि राष्ट्रपति केवल नामात्र का प्रमुख होता है। जैसे अभी मैंने बताया सारी जो शक्तियाँ, सारी जो चीज़ें करता है वो प्रधानमंत्री ही करता है, राष्ट्रपति नहीं। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है, यानी प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का नेता होगा और संपूर्ण शासन प्रणाली में उसकी भूमिका केंद्र होती है और पूरी शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री ही केंद्र में रहता है। उसे शासन का प्रमुख संचालक, नेतृत्वकर्ता और निर्णय निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो निर्णय हैं वो यही लेता है। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य एवं शक्तियाँ, यानी जो प्रधानमंत्री है इसके प्रमुख कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं? तो पहला हम देखेंगे मंत्रिपरिषद का नेतृत्व, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होती है उसका नेतृत्व भी प्रधानमंत्री ही करता है। किस तरह से? इसमें आप लिखेंगे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, वह मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है और आवश्यकता अनुसार मंत्रियों का इस्तीफा भी राष्ट्रपति को सौंप सकता है। यानी देखिए ये जो है ये मंत्री परिषद, मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति द्वारा करवाता है, यही करवाता है, और अगर इसे ज़रूरत लगती है तो इस्तीफा भी दिलवा देता है राष्ट्रपति से ही। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कार्यपालिका संचालन। किस तरह से जो कार्यपालिका होती है वो संचालन करती है? इसमें आप लिखेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क स्थापित करता है और राष्ट्रपति को सभी प्रशासनिक मामलों की जानकारी देता है। सरकार की नीतियों का निर्माण व कार्यान्वयन प्रधानमंत्री के निर्देश में ही होता है, यानी जो भी चीज़ बनेगी, जो इस भी चीज़ का निर्माण होगा वो सभी प्रधानमंत्री द्वारा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नीति निर्धारण में भूमिका। किस तरह से नीति निर्धारण में भूमिका है? इसमें आप लिखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सी नीति अपनाई जाए, इसका निर्धारण मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की सलाह और निर्णय पर निर्भर होता है। यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी नीति बनेगी तो उसका जो निर्णय लेगा वो प्रधानमंत्री ही लेगा, वह बजट
आर्थिक नीति, विदेश नीति, रक्षा नीति आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाता है। क्योंकि बजट हो गया, आर्थिक स्थिति हो गई या आर्थिक नीति हो गई, विदेश नीति हो गई, रक्षा नीति हो गई, इन सभी पर जो हमारा राष्ट्र प्रधानमंत्री है वो ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम देखेंगे लोकसभा में नेता की भूमिका किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे प्रधानमंत्री लोकसभा में सरकार का नेता होता है। वह सदन में सरकार की प्रतिनिधित्व करता है, प्रश्नों का उत्तर देता है और बहस का संचालन करता है। इसकी प्रभावशालीता उपस्थित सदन की कार्यवाही को दर्शाता है, क्योंकि यही इसी के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रपति को सलाह देना। किस तरह से ये राष्ट्रपति को भी सलाह देता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सभी कार्य प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। यानी राष्ट्रपति जो है वो हर चीज़ प्रधानमंत्री से और मंत्रिपरिषद से पूछ के करता है। अतः सभी नियुक्ति जैसे कि राज्यपाल हो गया, चुनाव आयोग हो गया, न्यायाधीश हो गया, में प्रधानमंत्री की सलाह न्यायक होती है। यानी सभी में प्रधानमंत्री ही सलाह देता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति में निर्णय। किस तरह से युद्ध, आपातकाल या संकट की स्थिति में प्रधानमंत्री केंद्र में नीति और कार्रवाई का नेतृत्व करता है। यानी प्रधानमंत्री जो है वो केंद्र में आ जाता है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में चलिए देख लेते हैं क्या लिखेंगे आप। इसमें आप लिखेंगे भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वास्तव में जो काम करता है वो प्रधानमंत्री ही करता है। उसकी शक्तियां और कार्य उसे शासन की धुरी बना देते हैं। यह मंत्रिपरिषद का संयोजक, नीति निर्माता, संसद में सरकार का प्रवक्ता और राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी भूमिका अत्यंत प्रभावशाली और निर्णायक है, जो भारत के शासन तंत्र में दिशा और गति प्रदान करता है। जिससे हमें पता चलता है कि प्रधानमंत्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, जहां आपकी स्टडी से रिलेटेड आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आप इन सभी नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कुछ टाइम में ही आपको नेक्स्ट पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।